भाइयों और बहनों, अभी आप लोग सब शांत रहें। कोई अगर नहीं भी सुनते हैं मेरी आवाज़ तो भी शांत रहें। मेरी उम्मीद तो ऐसी है कि अगर ये लाउड स्पीकर ठीक काम देता है तो आखिर तक भी मेरी आवाज़ पहुंचनी चाहिए, क्योंकि मैंने जैसे कल कहा इसी तरह से आज भी मेरा एक एक शब्द सब लोगों को पहुंच जाए, ये मेरी इच्छा तो है। अभी मैंने आप लोगों को तो धन्यवाद दिया, इस पुलिस भाई है उनको भी धन्यवाद दिया कि आप लोग सब मेरी मानते हैं, और मानते हैं तो आप देखते हैं कि कुछ गोलमाल होता है तो भी हम प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन मैं इस भाई को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो खामोश हो गए। वो अगर कहते हैं कि अभी भजन को जाने दो तो मैं जाने देने वाला था। जिसकी उनको शिकायत थी वो तो मैंने कर लिया, तो मैंने सोचा कि इतना काफ़ी है, आज भजन को हम भूल जाएं तो भूल जाएं। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अभी भजन तो गा सकते हैं, तो गाया, उसको बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन आप लोगों को सबको मैं कहना चाहता हूँ कि आज हमारे पास ऐसा ही समझो, और अगर हम समझदार हैं, बहादुर हैं, तो ऐसा ही समझना चाहिए कि हमारे पास स्वराज तो आ गया। क्यों कि आज तो आखिर में हमारे वाइस प्रेसिडेंट तो माउंटबेटन साहब हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट तो जवाहरलाल जी हैं, और जवाहरलाल जी वाइस प्रेसिडेंट, उसके मानिए कि वो भी तो हिंदुस्तान के बादशाह आज हैं। और वो कैसे बादशाह हैं उनका तो मैं आपको क्या कहूँ, लेकिन वो अच्छी तरह से काम चलाते हैं। और लेकिन क्योंकि वो तो हिंदुस्तान के बादशाह नहीं बनना चाहते, वो तो हिंदुस्तान के खिदमतकार है तो सही, लेकिन रहना चाहते हैं, और उनके मार्फत वो सारी दुनिया के खिदमतकार बनना चाहते हैं। वो बन सके न बन सके वो तो दूसरी बात है, लेकिन आप इतना तो समझते हैं कि उन्होंने सारी दुनिया के साथ परिचय कर लिया है, और बाहर से जितने लोग आ गए हैं यहाँ, तो आज तो हम तो बड़े हो गए, इसलिए हमारे यहाँ दूसरी जगह से एजेंसी आते हैं, एम्बेसडर आते हैं, और वो यहाँ रहते हैं। तो उनको खुश रखना, उनकी खिदमत करना, वो तो जवाहरलाल जी का काम हो गया, और वो काम इतनी खूबी से करते हैं कि उसकी वो तारीफ के लायक चीज़ है। और अब तो क्या हो गया कि वो पीछे चीन के एम्बेसडर जो आए हैं तो उन्होंने सबको पार्टी दी, तो उसमें तो वाइसरॉय साहब भी चले गए, तो वहाँ भी चले गए। इस तरह से खूबी से काम हो रहा है। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि वो काम बिगड़ सकता है, कितनी भी वो कोशिश करे। एक आदमी क्या कर सकता है, वो तो उनको इतना भी मान मिलता है, तो उसका सबब तो ये है ना कि हिंदुस्तान में 40 करोड़ की आबादी है, उनका वो बेताज बादशाह है, और बेताज बादशाह बेताज है क्योंकि वो उनका खिदमतकार है, और क्योंकि खिदमत करता है इसलिए वो बादशाह बन गया है। तो उनको अगर आप बादशाह न बनाए, उनको आप सच्चा खिदमतगार न माने, तो क्या आप ये मानते हैं कि जवाहरलाल किसी हालत में वो जो आज अंग्रेज़ों ने बनाया है उस आदमी को लेकर आपको दबा दें? वो दबा दें तो मेरे जैसा आदमी तो उसकी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। अगर आप लोगों को सबको दबा दें, कुछ भले आप मुसलमान हैं तो भी क्या हुआ, मेरे तो सब भाई हैं, और उनको दबा देंगे हम बंदूक के जरिए से। अरे बंदूक के जरिए से अगर मुसलमानों को दबा देंगे तो वही शख्स कल हिंदू को दबा देंगे, जैसे दूसरों को जिसको दबाना है उसको दबा दें। तो वो कोई पीछे पंचायत राज न हुआ, वो तो रामराज न हुआ, वो जौहरी राज नहीं हुआ, वो तो पीछे कठीर का राज हुआ, पत्थर का राज हुआ। तो ऐसा राज तो वो चला नहीं सकता है। लेकिन उनको हम मजबूर न करें, हम वाइसरॉय साहब को मजबूर न करें। तब कैसे हम करें, तो आखिर में जिन लोग आज तक बादशाह चलाते आए उनकी खूबी तो हम पहचानते हैं,
उनका जो उनकी बुराइयां वो तो सब हम ले लें और उनकी बुराइयां को बढ़ा कर पीछे हम और भी बुरे बन जाए, वो तो सब कोई कर सकते हैं, उससे क्या हुआ। लेकिन उनकी खूबी है, वो खूबी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आज किसी के साथ में बात करता था तब भी मैंने कहा, और वो तो मैं तो एक छोटा था, नौजवान था, तब पढ़ लिया वो। और वो भी कहाँ, शायद जनूबी अफ्रीका में। यहाँ से पढ़कर मैं नहीं गया था, क्योंकि यहाँ मैं क्या पढ़ सकता था। मैं तो एक थोड़ा हाई स्कूल में लिया ना तालीम, और पीछे भाग गया विलायत में। यहाँ से थकान होकर के यहाँ कौन बैठा है, बीए बने, एमए बने, वो तो कितना बरस चला जाएगा। चलो वहाँ तो थोड़ा खाना खाए और बैरिस्टर बन गए, तो खाना बैरिस्टर बन के मैं आ गया। तो पीछे तो मुझको वहाँ जाना पड़ा, जनूबी अफ्रीका में। तो वहाँ मेरी सिखाई हुई, ये आप समझ सकते हैं। और वो सिखाई तो मैं सीखूँगा। तो क्वीन विक्टोरिया तो उस समय में मर भी गई बेचारी, तो पीछे उसका मैंने पढ़ लिया सब, और मैंने काफ़ी काम किया, सब तो नहीं सुनाना चाहता हूँ। लेकिन एक चीज़ मेरे पास रह गई कि पढ़ रहा था, तो वो तो शायद 17 बरस की थी, 17 बरस की थी तब वो रानी बनी, क्योंकि वो जो बादशाह था वो मर गया। तो उसका जो वजीर था वो तो बूढ़ा था। वो फजर में जाकर वो दरवाज़ा खुलवाता है, दरवान को कहता है कि रानी साहिबा को बुला लो। तो रानी साहिबा को लिखतों को तो रानी बन गई ना, तो उनको कहो कि जी आते हैं, वो प्रधान जी आते हैं। तो वो तो बेचारी घबराहट में 17 वर्ष की लड़की क्या करने वाली थी, तो खड़ी हो गई, उनके पास गई। वो क्यों आते हैं, क्योंकि वो तो उनके पितामह जैसे थे, क्योंकि उनकी पोती जैसी थी, वो तो बूढ़ा था। तो उसने कहा कि नहीं, अब तो मुझको सर झुकाकर तुमको नमन करना है। तो जैसे अंग्रेज लोग करते हैं ना जिसके पास, तो घुटन पर होकर पीछे उसको ताजीम करते हैं। तो इसलिए उसने किया कि अभी तो तुम मेरी लड़की नहीं है, तो वो तो लड़की जैसी उनके साथ तो ऐसे ही बनता था, लेकिन अभी तो तू मेरी मालिका बन गई, रानी बन गई है। तो वो कहती है कभी मैं वो कैसे बनूं और किस तरह से, और आप मुझको छोड़ देंगे। तो वो कहता है कि मैं कैसे तुमको छोड़ सकता हूँ, मैं छोड़ूं तो पीछे अंग्रेजी राज सल्तनत कैसे चल सकती है। हमारी सल्तनत चल रही है, उसका तो सबब यह है कि हम सब नियम में रहने वाले हैं, डिसिप्लिन का पालन करने वाले हैं। इसलिए आप खुश रहिए, और मैं आपको कहता हूँ कि आपको कुछ हरज नहीं होने वाली है। लेकिन आप रानी बन गई है और मैं आपका खिदमतकार हूँ, इतना तो है। तो मैं तो जैसा खिदमतकार को करना चाहिए, वैसे बुरा हूँ तो भी इस तरह से मैं चलने वाला हूँ। तो उसी नाई उसको कहा कि तब आप लोगों को कह दे मेरी तरफ से, आई विल बी गुड, मैं अच्छी होंगी। इस तरह से उसने कहा और रात चला। और पीछे क्या हुआ 1898 के साल में, तो 1858 के साल में हम जिसको क्वींस प्रोक्लेमेशन कहते हैं वो बना, और उसको तो हम मानते थे एक जमाने में, अभी तो नहीं मान सकते हैं, लेकिन एक जमाने में मानते थे। उसमें भी था तो कैसा अच्छा है कि जिससे हिंदुस्तानियों को तो बहुत मिल जाता था। उस जमाने में वही हुआ, क्योंकि वो जो दंगा हो गया उसके बाद की बात थी ना। तो उस वक्त तो वो कोई ऐसा राजा बन जाए तो कहे कि हाँ बराबर हमारे तो वेद लेना है। वेद क्या लेना था, हमको मार तो डाले थे, लेकिन उस वक्त तो ऐसा बन सकेगा नहीं। उसे कहा कि हम तो किसी के साथ लड़ना ही नहीं चाहते हैं और सब एक सा हैं, और ये सब ऐसी बातें उसमें लिखी है। तो वो सब किया, उसका सबब क्या, सबब तो ये था ना कि जो उनका काम है, हुक्म वहाँ से निकलता है, वो सारी सल्तनत में वही हुक्म को चलना है। सब इसी तरह से चला है, ऐसा मेरा दावा नहीं है, लेकिन उसमें जो खूबी है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो एक ही कि हमारे उसमें नियमन था, तो आज हमारे में भी वही नियमन होना चाहिए। और जवाहरलाल जी वो तो बच्चा नहीं है 17 बरस का, वो तो करीब 50 या तो उससे कुछ ज़्यादा हुआ है, इतना बड़ा हो गया है, दुनिया सारी में घूमा है, दुनिया को देखी है, और
लिखने वाला तो कितना बड़ा है वो तो आप जानते हैं। वो हमारे बेताज बादशाह थे, वाइसरॉय साहब नहीं है। मैंने आपको कहा है कि वाइसरॉय साहब को आप भूल जाए, और भूल जाने का मैं आपको कहूँ और सिखा दूँ तो वो वाइसरॉय भी मानेगा कि मैंने उनकी खिदमत की है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि उनको हम किसी भी तरह से तकलीफ दें। हम तकलीफ दें, मुसलमान वहाँ चले जाए, हिंदू वहाँ चले जाए, पारसी जाए, ख्रिस्ती जाए, कि हमारा क्या होगा। तो वो बेचारा करे क्या, वो बेचारा बन गया है आज। क्यों कि वो नौका सैन्य से तो हमको नहीं डरा सकता है, उनकी फौजों से हमको नहीं डरा सकता है, डरा नहीं चाहता है। ऐसा डरावे तो जाए कैसे। इसलिए हमारी खिदमत करके ही हमको राजी करके जा सकता है तो अच्छा है। तो राजी करके जाने का भी यही है कि हम अच्छी तरह से हमारा काम करते हैं। तो कैसे अच्छी तरह से करें कि माने हम समझते हैं कि सब चीज़ में हम नियम का पालन करें। तो जैसा इस भाई ने किया इस तरह से करते रहें तो नहीं हो सकता है। आज उनके साथ में बात कर रहा था, वो तो थोड़ी दूर की बात हो गई। कश्मीर में वो चले गए थे, आपको तो मालूम है। तो यहाँ आना चाहिए था उसको, वेवल साहब के साथ मिलना था। तो मौलाना साहब झंझट में पड़ गए कि अभी जवाहरलाल तो कश्मीर में है और कश्मीर में अभी तो लड़ रहा है। वो लड़ने के लिए तो नहीं गया था, लेकिन वो तो लड़वैया है, तो लड़ने का मौका आ जाता है तो लड़ाई शुरू कर देता है। तो अभी वो उसको कैसे लाए। तो मैंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। आप वेवल साहब को भी कहें कि जवाहरलाल को आप चाहते हैं यहाँ, और सिवाय उसके तो हम काम नहीं चला सकते हैं। तो उनको यहाँ लाने के लिए जो तजवीज़ करनी चाहिए वो तजवीज़ करना आपका काम है, और जवाहरलाल को मनाना वो मेरा काम है। मौलाना साहब तो सदर थे। तो मौलाना साहब ने उनको तार दिया कि हम सब चाहते हैं कि वहाँ का काम आप रोक लें और यहाँ आ जाए। और पीछे क्या, तो पीछे वो तो तुम्हारा काम वो हमारा हो गया, तो कांग्रेस का हो गया। उसके पीछे मैं था। मौलाना साहब को मैं कह दिया कि मौलाना साहब देखें तो सही, जवाहरलाल आ जाएगा तो पीछे मैं भी तो आपका खिदमतकार हूँ, तो मैं शायद चला जाऊँगा कश्मीर, आप चले जाएंगे और काम हम जो करना है वो निपटा देंगे। ऐसा कहा तो सही, लेकिन जवाहरलाल है ना, तो बहुत आदमी है। तो उसने कहा आता हुए, मैंने कहा कि अगर मुझको भेजो तो मैं चला जाऊँगा। तो उसने कहा कि नहीं, तुम्हारे नहीं जाना है, और जो कुछ भी है वो मैं कर लूँगा, उसमें क्या है। मैं आ गया तो मैं समझ के आया हूँ ना, वही जवाहरलाल हूँ, मैं वापस चला जाऊँगा। और वापस एक वक्त गया था भी सही, लेकिन वो था कि वहाँ जाकर लड़ाई तो कुछ करना ही नहीं की उसने, वापस आ गया 2-3 दिन में। वो तो हुआ। उस वक़्त मैंने कहा था कि जब तुम्हारा हुक्म होगा कि जाओ तो मैं जाऊँगा। तो आज ऐसा हुआ, उन्होंने कहा कि अभी तो मैं जाऊँ। तो मैंने कहा कि भाई आप क्यों जाए, आप नहीं अभी जा सकते हैं, आप न जाएं। लेकिन तब तो पीछे मैं कहता हूँ आपके दिल में ऐसा है ना कि मैं तो वचन का पालन नहीं करूँगा, अभी मुझको तो नवखाली जाना चाहिए, पटना जाना चाहिए, तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। तो मैंने कहा कि ऐसी बात नहीं है। मैं हाँ, बात सच्ची है कि मैंने वो अहद कर लिया है कि वहाँ करूँगा या मरूँगा, लेकिन जो चीज़ का मैंने तय कर लिया है वो कोई मुझको कहें कि उसको करना है तो मैं कुछ कैसे छोड़ सकता हूँ। तो इसलिए उस वचन को पूरा करने के लिए मैं जा सकूँगा, लेकिन आप न जाएं। तो वो तो राजी हो गए कि अच्छा यहाँ इतना काम मैं करता हूँ तो पीछे जाना है तो जाएं। तो इसलिए मैंने उनको कह दिया। अभी उसमें दूसरी झंझट तो पड़ी है, और पीछे मैं वहाँ चला जाऊँ तो मैं वहाँ क्यों जाऊँगा। तो भी वो आप लोगों का काम करना है, वहाँ प्रजा का काम करना है। मैंने कल कहा था ना आपको कि वो तो वो बिरला राज नहीं होगा, नवाब भोपाल राज नहीं होगा, न कश्मीर महाराजा का राज होगा, न ट्रावणकोर महाराजा का, न हैदराबाद का निज़ाम का वो नहीं है। निज़ाम क्या, ट्रावणकोर का महाराजा क्या, भोपाल का नवाब साहब क्या, कश्मीर का महाराजा क्या, वो सब की कीमत इतनी है जितनी चक्रैया की। वो मैंने आपको कल कह दिया। उसमें उनको कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए राजा महाराजा को, क्योंकि अगर सब एक सा नहीं होते हैं तब पीछे पंचायत राज नहीं बन सकता है, और तब पीछे कश्मीर के लोगों की आज़ादी नहीं बनती है। तो यहाँ हिंदुस्तान आज़ाद बने और कश्मीर में गुलाम रहे, ऐसा तो बन नहीं सकता है। या तो भोपाल में गुलाम रहे, या तो ट्रावणकोर में, या तो बंगाल में, अरे हैदराबाद में, कैसे बन सकता है। सब एक सा है, सब वहाँ की रैयत है, वो हिंदुस्तान की रैयत है, वो हिंदुस्तान का हिस्सा पड़ा है। ऐसा
मेरे ज़हन में है। ऐसा मैं कैबिनेट मिशन के का जो पर्चा था उसमें से भी मैं ये सीखा हूँ। जितनी बात चल रही है उसमें से मैंने ये सोचा कि अगर अंग्रेज शरीफ है, और शरीफ है ऐसा मैं मानता हूँ, उन्होंने तय किया है कि सारा का सारा हिंदुस्तान उनको छोड़ देना है, तो पीछे हमारा राज हो जाता है। तो हमारा राज होता है, उसमें झगड़ा हो, निज़ाम के सिपाही वो हमको मारे, ट्रावणकोर के सिपाही, कश्मीर के सिपाही, या तो नवाब साहब के सिपाही, वो तो नहीं हो सकता है। वो चला गया वो ज़माना। तब उनको क्या करना चाहिए कि सब प्रजा के खिदमतकार बन जाते हैं, तो ट्रस्टी बनते हैं, तो पीछे चक्रिया के जैसे बन गए, ऐसे उनको बनना है। इसलिए मैं वहाँ जाऊँगा तो वहाँ भी तो वही काम करूँगा ना। और वहाँ तो मुसलमान पड़े हैं ज़्यादातर, थोड़ी तादाद में पंडित लोग पड़े हैं, दूसरे तो बेचारे मिस्किन मुसलमान काफ़ी पड़े हैं। वहाँ मैं चला गया अगर, तो मुझको तो महाराजा साहब से भी मिन्नत करना होगा ना। वहाँ का जो सचिव प्रधान जी है उनको भी यही कहना होगा कि अभी आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ तो जो कश्मीर का जो उनकी प्रजा का प्रतिनिधि सदर, वो तो वहाँ की जेल में पड़ा है। उसका नाम शेख अब्दुल्ला है, तो वो जेल में पड़ा रहे और पीछे जवाहरलाल जी यहाँ ये सब काम करें। और वो तो जवाहरलाल जी का तो दोस्त भी है, जवाहरलाल जी और उनके साथ बहुत बनता भी है, तो उनके लिए भी तो बुरी बात हो जाती है। वो किस तरह से बर्दाश्त करे, तो वो मिन्नत करे। लेकिन जवाहरलाल जी मिन्नत क्यों करें? तो मैंने कहा कि मैं जाकर मिन्नत करूँगा, और मेरा तो पेशा ये है कि सबसे मिन्नत करना है, तो वो भी करूँ। तो इसलिए मैं वहाँ चला जाऊँ। तो वो सब में मैं आपको क्यों सुनाता हूँ कि आप लोगों को सबको आज तो अपने आप हिंदुस्तान का राज चलाना है। तो राज चलाने में तो पीछे हमारे तो संयम में रहना चाहिए, मन को काबू में रखना चाहिए, दीवाना पर छोड़ देना चाहिए, स्थिर बुद्धि होना चाहिए, तब तो हो सकता है। ये तो मैंने आपको ऊपर की बात की, जो आज बात तो मैंने करने का ठाना था वो तो दूसरा ही था, लेकिन ये भाई का किस्सा बन गया, तो ये शब्द इर्द गिर्द में मैंने आपको कह दिया। आज जैसे मैंने कल राजा लोगों के लिए कहा, ऐसे आज मैं जो व्यापारी ताजिर लोग हैं उनके लिए कहना चाहता था। तो वो बिरला की भी बात कहा कि बिरला का राज तो वैसे ताजिरों का राज वो भी नहीं है। यहाँ तो वो जो भंगी है, मेहतर है, वो झाड़ू निकालने वाले हैं, ऐसे सब लोग हैं, उनका राज चाहिए हमको। उनका राज तो कैसे चल सकता है कि जैसा वो इंग्लैंड का प्रधान ने रानी विक्टोरिया तो 17 वर्ष की लड़की थी, कुछ जानती नहीं थी, उनको कहा कि तू मेरी बादशाह है और मैं तेरा खिदमतकार हूँ। इसी तरह से मान लिया कि चक्रिया और यहाँ जो मेरे मेहतर भाई रहते हैं उनमें से किसी को हमने प्रधान बना दिया, तो पीछे दूसरे क्या करेंगे कि आपका काम हम करेंगे, लेकिन आपके नाम से राज चलाएंगे। इसी तरह से जब हम खूबीदार काम करें तब तो हो सकता है वो राज हम तोप के जरिए से नहीं चला सकते। आप ये समझें कि इंग्लैंड में जो चलता है वो बंदूक के जरिए से नहीं चलता है, वो तो लोगों के जरिए से चलता है, लोग मानते हैं। इसलिए मैं तो लंदन में रहा हूँ ना, 3 बरस तक तो एक छोटा लड़का था तब रहा, बाकी 2-3 दफे दूसरी तरह से गया हूँ, तो वहाँ कोई बंदूक लेकर नहीं फिरते हैं, फिर नहीं सकते। एक छोटा लकड़ी का टुकड़ा रहता है उसके पास, दूसरा कुछ नहीं रहता है, उनको खतरे में पड़ना पड़ता है। लेकिन वहाँ वो जानते हैं कि जितने हमारे सिपाही है, पुलिस है, वो सब हमारे खिदमतकार हैं, उनको लोगों की खिदमत ही करना है। इसी तरह से लंदन के पुलिस है वो सारी दुनिया में मशहूर है। ऐसे पुलिस जो वफादार और अच्छी तरह से रहने वाले बहादुर, उसको आप रिश्वत लेकर 2 पैसा देकर कुछ काम करना है तो नहीं कर सकते हैं। वो रिश्वत खाना क्या वो जानते ही नहीं है। ऐसे हमारे पुलिस नहीं है। लेकिन अब की जो हमारे पुलिस है उनको ऐसे बनना है कि हम अगर भूखों मरते हैं तो भूखों मरेंगे, लेकिन किसी के पास से एक पैसा सटा के नहीं लेंगे। अगर उनको पूरा डरमाया नहीं मिलता है तो जवाहरलाल जी से कहें, सरदार बलवंत सिंह जी कहें, उनको कहें कि हमको नहीं मिलता है, स्ट्राइक नहीं करेंगे वो, लेकिन कहेंगे कि हमको पूरा पैसा नहीं मिलता है, रोटी नहीं मिलती है, तो पीछे हम भूखों मरे और आपकी खिदमत करें, वो नहीं हो सकते हैं। तो उनको मानना है, उनको पैसा देना है,
वो क्यों 5,000 रुपया 6,000 रुपया दे और मुझको 5 रुपया और 10 रुपया दे या तो 15 रुपया दे, मुझको मेरा पेट भरने के लिए तो देना चाहिए ना, वो देने वाले हैं। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि इस तरह से हमको चलना चाहिए। तो मैं क्या कहना चाहता था कि जितने ताजिर हमारे हैं वो ब्लैक मार्केट नहीं बनावे। तो मैं आज जितने वो करोड़पति पड़े हैं उनको मैं कहूँगा, जैसे राजा को लिए मैंने कहा कि उनको एक बन जाना है और एक बनकर वो किसी की राह नहीं देखना है कि हमको कौन पूछता है, वो उसने पूछना था क्या, जिसको खिदमत करना है उसको, तो उनको मिलकर कहना है। क्योंकि ब्लैक मार्केट वगैरह चलाते हैं वो सब ताजिर लोग हैं, वो ताजिर लोग हैं तो ऐसा कहो को बनिए लोग हैं मेरे जैसे, तो उनको तो सच्चे बनिए बनना है, सच्चे मारवाड़ी बनना है। और सच्चे मारवाड़ी और सच्चे बनिए तो कौन बनते हैं कि जो सच्चा तोड़ते हैं, बोल सच्चा बोलते हैं। और मालवी महाराज ने कहा इस तरह से शुद्ध कोड़ी कमाते हैं, तो उनकी वो एक कोड़ी कमाई या तो करोड़ वो शुद्ध होना चाहिए, तब तो वो सच्चे बनिए बने, सच्चे मारवाड़ी बने, सच्चे ताजिर बने। वैसे वो मुसलमान है तो भी क्या कि कोई भी कौम है, लेकिन जो व्यापार करता है वो बनिया है। तो ऐसा व्यापार अगर हम करें तो पीछे आज जो मजबूरी राजेंद्र बाबू को पड़ती है खुराक के बारे में, एक खत आया कि तुम्हारा नमक का कर तो चला गया, लेकिन आज नमक के लिए हमको ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। पैसा देने से भी नमक नहीं मिलता है। अगर नमक न मिले तो हम जाएं कहाँ, कैसे हमारा काम चल सकता है? हम क्या खाएं, हमारे पशु को क्या दें, हमारे खेतों में क्या डालें? तो नमक तो एक बड़ी भारी चीज़ है, पानी के जैसी, तो हमको तो करीब करीब मुफ्त से मिलनी चाहिए। तो नमक के लिए काली बाजार क्या? इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि जितने करोड़पति पड़े हैं, जितने व्यापारी पड़े हैं, उनको अपना व्यापार भूलकर हिंदुस्तान का व्यापार करना चाहिए और हिंदुस्तान के लिए करना चाहिए। तब मैं कहता हूँ कि क्या राजेंद्र बाबू, क्या सरदार, क्या जवाहर, क्या मठाई साहिब, क्या बलवंत सिंह जी, क्या हमारे बाबा साहिब, या तो जो 5 मुस्लिम लीग के वो भी क्या, कि वो भी तो सब इसी काम को चलाते हैं। तो सबका पीछे काम आसान हो जाता है अगर हम वो ब्लैक मार्केट को भूल जाएं, दूसरी तीसरी बातों को करना भूल जाएं, किसी को मारने का, चोट लगाने का भूल जाएं, हिंदू मुसलमान का झगड़ा वो भूल जाएं। तो वो अगर बिगड़े हैं ना तो उनको बनना है, और नहीं बनते नहीं है तो उनको वहाँ से भागना पड़ेगा। वो माउंटबेटन साहब नहीं भगाए, आप भगा सकते हैं। और वो जैसे कल कहा ना कि जिन्ना साहब को मारो, उसको कैद करो, ऐसे नहीं हो सकता है। जिन्ना साहब को कैद करना है तो मेरी वजह से, मेरी तरह से कैद करो, और कि कोई भी आदमी उसमें इंटरिम गवर्नमेंट में पाजी है तो उनको निकालना है तो मेरी तरह से निकाल सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारा तो धर्म ये हो जाता है कि जितने ताजिर हैं, व्यापारी लोग हैं, उनको शुद्ध बनना है। और हिंदुस्तान के लिए कहा ही नहीं जा सकता है कि हिंदुस्तान में ब्लैक मार्केट चल सकती है, या तो हिंदुस्तान में वो खुराक के लिए ऐसा करना पड़ता है। मैंने आज सुना तो मुझको बड़ा दुख हुआ कि लंदन में आज लोग बेचारे भूखों मरते हैं। वो मुझको बेचारे कहना पड़ता है, गुनाह किया उससे क्या, गुनहगार को भी खाना तो मिलना चाहिए ना, आज उनको खाना नहीं मिलता है। तो हम तो इतना बड़ा मुल्क है और हम अच्छी तरह से काम करें, और तो हमारी भूमि में तो इतना अनाज होता है तो हम तो खाएं, लेकिन बाहर भी हम भेज सकते हैं। ऐसे आज है, ऐसा मैं आपको दावे से कहना चाहता हूँ। लेकिन हमारी अक्ल आज मिट गई है, हम आपस में झगड़ा करते हैं। तो इसलिए जो इंटरिम गवर्नमेंट पड़े हैं वो भी परेशान पड़े हैं। लेकिन आप अपने आप ये सब चीज़ करें जिसमें आपको कोई रुकावट डालने वाला नहीं है, तो आप आज भी अगर ईश्वर को भी मंजूर है और पानी अच्छी तरह से भेज देता है तो हम काफ़ी अनाज पैदा कर सकते हैं। तो हम ऐसे तैयार हो सकते हैं। आज तो नहीं है, मुझको दुख है, नहीं तो मैं कहूँगा कि इंग्लैंड में क्या कि सारी दुनिया में भूखों कौन मरता है, हिंदुस्तान जिंदा है और दुनिया भूखों मरेगी, वो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। आज तो मैं तो मिस्किन बन गया हूँ।
उसकी मुझको बर्दाश्त करनी पड़ती है। लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि आखिर में मैं तो बनिया हूँ ना, इसलिए मुझको वो तिजारत मालूम है, तिजारत कैसे हो सकती है, तो मैं सब कर सकता हूँ। लेकिन उसके लिए तो आप लोगों की मदद चाहिए, मुझको इंटरिम गवर्नमेंट की मदद चाहिए, मुझको मुसलमानों की मदद चाहिए। एक हाथ से तो ताली नहीं बन सकती है, मुझको सब हाथ मिले तब बड़ी ताली में बजा सकता हूँ और तब मैं सारी दुनिया को हंसा सकता हूँ। और पीछे दुनिया क्या कहेगी कि अगर कोई मुल्क को आज़ाद होना चाहिए वो तो हिंदुस्तान इस आज़ादी के लिए मुल्क है। और मेरी तो तमन्ना ये है, मेरी तो आशा ये है, ईश्वर से प्रार्थना ये है कि हिंदुस्तान ऐसा बने कि जिससे सारी दुनिया कहे कि अगर आज़ाद बनना है तो हिंदुस्तान के जैसे आज़ाद बनो। ऐसा करने में आप लोग बहुत बड़ा हिस्सा ले सकते हैं। वो भंगी से जितने ऊंचे आप कहें, भंगी नीचा नहीं है, भंगी वो बहुत ऊंचा है, इसलिए मैं भंगी बन गया हूँ। तो मैं कहता हूँ कि मेहतर से लेकर जितने आप कहना चाहते हैं वो सब के सब अपनी जगह पर अपना धर्म का पालन करें तो हिंदुस्तान जैसा मैं आपको कहता हूँ ऐसा बन सकता है, उसमें मुझको तनिक भी शंका नहीं है। चलो अभी कल तो मेरी खामोशी होगी तो थोड़ा सा मैं लिख कर आपको सुनाऊंगा, तो कोई सुना देंगे आपको।